अच्छा, हम पढ़ रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है। गैस्ट्रिक अल्सर ओपन सोर ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक को कहते हैं। ड्यूडेनल अल्सर ओपन सोर ऑन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर, जब ड्यूडेनम में हो। और पेप्टिक अल्सर जब सोर्स हो इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक के ऊपर और साथ में अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है, गैप बनाया गया है, इसोफेगस है, लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर, इसमें ये जो है गैस्ट्रिक अल्सर है जो स्टमक में है, ये है ड्यूडेनल अल्सर। जब दोनों में होंगे तो फिर उसको क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। लॉस ऑफ बैलेंस, असलेशन क्यों होती है जब बैलेंस खराब हो जाए, किस चीज़ का बैलेंस, दोनों चीज़ों का। एक है एसिड, पेप्सिन, स्मोकिंग, अल्कोहल, एनसेड्स, ये हम लेते हैं जिससे हमारे जो स्टमक है उसमें क्या होते हैं, तबाही मच जाती है। दूसरी तरफ उसको कंट्रोल करने वाले क्या है, म्यूकस, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन होती रहती है हमारी जीटी में, ब्लड फ्लो, रीजनरेशन होती है जीटी में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आती हैं, तो ये उसको कम्पनसेट करती है। इन दोनों का बैलेंस अगर ख़राब हुआ तो क्या होगी, अल्सर्स। कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर कॉजेज क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स। दिस बैक्टीरिया डैमेज द म्यूकस दैट प्रोटेक्ट्स द स्टमक अलाउइंग फॉर स्टमक एसिड टू बर्न। कहते हैं ना कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस म्यूकस को ख़राब कर देता है जो कि जिसने हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है स्टमक एसिड के अगेंस्ट। ये म्यूकस हमारा जो है तो हमें गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम के ऊपर एक कवरिंग बनाता है ना, ताकि हमारा स्टमक एसिड है तो वो बर्न ना कर सके, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, तो उसको ख़राब करने वाला है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसके अलावा कौन सी कॉज हो सकती है, एनसेड्स, अगर कोई बंदा एनसेड लेता हो ज़्यादा। इसके अलावा जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक रेयर कंडीशन है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स कॉल्ड गैस्ट्रोनोमास, गैस्ट्रिनोमास बन जाते हैं, और ये गैस्ट्रिनोमास क्या करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हार्मोन बनाते हैं, गैस्ट्रीन हार्मोन। ये ट्यूमर क्या बनाते हैं, गैस्ट्रीन ज़्यादा बनाते हैं, और गैस्ट्रीन का काम है गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, तो गैस्ट्रिक एसिड ओवर प्रोड्यूस होता है, स्टमक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर कॉज करता है स्ट्रेस की वजह से। The pathophysiology of प्रोस्टाग्लैंडिन डिपेंडेंट एसिड इंड्यूस्ड स्टमक इंजरी। ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्ले क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग गैस्ट्रिक म्यूकोजल डिफेंस सिस्टम। प्रोस्टाग्लैंडिन का होना ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, म्यूकोजल डिफेंस सिस्टम के लिए। द इनहिबिशन ऑफ कॉक्स लीड टू डिक्रीज म्यूकोजल प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अगर हम एनसेड्स ले रहे हैं, एनसेड्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कॉक्स को ब्लॉक कर देता है, कॉक्स 1 कॉक्स 2 को। तो जब कॉक्स बंद हो जाते हैं तो क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनना बंद हो जाते हैं। कॉक्स का 2 काम है ना, एक तो पेन रिलीफ और दूसरा कॉक्स का काम है प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना। तो जब कॉक्स ब्लॉक हो जाए, हमने एनसेड खाए हैं, ठीक है, एनसेड खाने से कॉक्स ब्लॉक हो गए, तो ये कॉक्स क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन कम कर देंगे हमारे स्टमक में। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर हमने पढ़ा म्यूकोजल सिस्टम के लिए। म्यूकोजल सिस्टम, म्यूकस जो बना हुआ है उसको मेंटेन रखने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं होगा तो हमें क्या हो जाएगा, एनसेड इंड्यूस गैस्ट्रिक डैमेज। एनसेड खाया हमने, प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गया, म्यूकोजल सिस्टम ख़राब हो गया, ठीक है ना। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजी है, इसके पीछे की कहानी है कि एनसेड के साथ कैसे स्टमक इंजरी होती है। तो एस्पाइरिन इनहिबिट्स कॉक्स इरिवर्सिबल, अगर हम एस्पाइरिन खा लें तो वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है कॉक्स का। तभी डिस्प्रिन जो है मार्केट में आजकल नहीं मिलती, क्योंकि ये इरिवर्सिबली कॉक्स को इनहिबिट करती है डिस्प्रिन। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है इंसान को जब अल्सर हो जाता है। पेन टेंड्स टू बी वर्स एट नाइट, नाइट में ज़्यादा पेन होता है, अगर एट 1 to 3 आवर्स आफ्टर मील। और वो बंदा शिकायत करता है कि जब मैं खाना खा लेता हूँ उसके 1 से 3 घंटे के बाद मुझे पेन होता है, क्योंकि जब वो खाना उसका जाता है इंटेस्टाइन में ना, तो उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, नोजिया, वोमिटिंग, बेल्चिंग, बेल्चिंग, वो बार बार अजीब अजीब से मुँह में जो वो आते हैं कड़वाहट सी। इसके अलावा सिग्निफिकेंट वेट लॉस की तरफ जा रहा होता है वो बंदा अल्सर्स की वजह से। क्यों, अल्सर्स की वजह से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी में नहीं हो रही होती ना, इसकी वजह से उसका वेट लॉस हो रहा होता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेमरेज अकर इन 1/3 पेशेंट्स, और हेमरेज भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है कुछ पेशेंट्स में। फीलिंग ऑफ फुलनेस, अनेबल टू ड्रिंक एज मच फ्लूइड, उसको हर वक्त लगता है कि बस मेरा पेट भरा हुआ है और वो पानी ज़्यादा नहीं पी सकता। पेन, डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमेन, पेन होता है अपर एब्डोमेन में, ब्लडी और डार्क टारी स्टूल्स आ सकते हैं अगर अल्सर्स हैं। स्टमक अल्सर में सिम्टम्स मेन क्या है, वो बंदा नोजी वोमिटिंग के साथ आएगा, डार्क ब्लैक कलर्ड स्टूल होंगे, ब्लीडिंग की वजह से ब्लड, वोमिट में भी ब्लड आ सकता है, लॉस ऑफ वेट, फीलिंग ब्लॉटेड स्टमक, हार्ट बर्निंग सेंसेशंस होंगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मतलब बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन जो कि हो सकती हैं, एक है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूसली तो एनीमिक हो जाएगा वो बंदा। दूसरा परफोरेट हो गया, वो परफोरेट होगा और उसके अंदर क्या हो जाएगा, जाके बैक्टीरिया भी जा सकता है, ठीक है, परफोरेट हो जाएगा।
सेल टाइप्स, अब हमारे स्टमक में डिफरेंट टाइप के सेल, उनके अपने फंक्शन है। गोबलेट सेल म्यूकोस सिक्रीट करते हैं, पैराइटल सेल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करते हैं, चीफ सेल्स जो है वो पेप्सिडोजन सिक्रीट करते हैं। पेप्सिडोजन जो है ना, तो वो प्रोटीज प्रिकर्सर है। जब प्रोटीन हम खाएंगे तो ये उनको तोड़ेंगे, प्रोटीन ब्रेक डाउन करेंगे। डी सेल्स सोमेटोस्टैटिन सिक्रीट करते हैं, और सोमेटोस्टैटिन ने करना होता है इनहिबिशन एंड सिक्रीशन ऑफ एसिड, गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। जी सेल्स गैस्ट्रिन सिक्रीट करते हैं, और गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है एसिड सिक्रीशन को। हमने पढ़ा था ना पीछे, गैस्ट्रोनोमस बन गए थे जो गैस्ट्रिन ज़्यादा सिक्रीट करते तो ज़्यादा एसिड आता था। रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय, कैसे रेगुलेट होती है? एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रीन, हिस्टामिन, सोमेटोस्टैटिन, ये तीनों स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को। सोमेटोस्टैटिन क्या करता है? इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को। इन द डायरेक्ट पाथवे, ये डायरेक्ट पाथवे एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रीन एंड हिस्टामिन ने पैराइटल सेल को एक्टिवेट किया, और पैराइटल सेल का काम है एसिड की सिक्रीशन, तो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो गए इसमें। इनडायरेक्ट पाथवे में एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रीन ईसीएल को जो है तो एक्टिवेट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कंपार्टमेंट में, और क्या करते हैं कि हिस्टामिन को सिक्रीट करवाते हैं। फिर हिस्टामिन जाके पैराइटल सेल के ऊपर एक्ट करते हैं इनडायरेक्ट पाथवे। सो एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रीन डायरेक्ट पाथवे में भी आ सकते हैं, और एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रीन इनडायरेक्ट पाथवे में भी आ सकते हैं, लेकिन काम इनका एक है कि पैराइटल सेल को एक्टिवेट करें और ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो। ये देखें, अब 3 इधर आए, 3 है ना, 3 इस तरफ है, ये तीनों क्या करते हैं? ज़्यादा करवाते हैं। गैस्ट्रीन, ईसीएल, पैराइटल सेल एक्सिस एक बनाई गई है, एक्सिस। पैराइटल सेल इज अ डोमिनेंट, अच्छा अब इसमें ल्यूमेन है, ये गैस्ट्रिक का ल्यूमेन है जिसमें से खाने ने पास होना है, ये है पैराइटल का सेल। अब इस पैराइटल के सेल के अंदर रिएक्शन क्या हो रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के कार्बोनिक एसिड बनता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, एक बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है जो कि ब्लड में चला जाता है, और एक हाइड्रोजन आयन बन जाता है यहाँ पे। पाई से क्लोराइड को लेता है, और इसका काम क्या है? इसको बाहर निकालता है, ठीक है। इसको जब बाहर निकालता है तो ये दोनों मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं, और HCl बन जाता है, गैस्ट्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रीन, ये एक्टिवेट करते हैं इस मैकेनिज्म को ताकि ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड बने, ठीक है। क्लासिफिकेशन और ड्रग, अब ड्रग्स के ऊपर आ जाते हैं कि ड्रग्स कौन सी यूज़ होती है ना। अब उसको हम डिवाइड करते हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिट करेंगी, ड्रग्स दैट न्यूट्रलाइज, ऐसी जो कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगी, जैसे एंटासिड्स। एक होती हैं जो अल्सर को प्रोटेक्ट करेंगी, अल्सर के ऊपर तय बना देंगी। चौथी एंटी एच पाइलोरी, एच पाइलोरी को जो कि कॉज कर रहा था ना अल्सर, जो कि म्यूकस की ब्रेक डाउन करके वहाँ पे अल्सर बना रहा था ना, तो उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज़ होंगी। ये 4 हैं। अब इनहिबिट करने वाली कौन सी ड्रग्स हैं? ड्रग्स दैट इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीकोलिनर्जिक एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ये 4 हैं। अब ये याद करनी है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में सिमेट्रिडीन, रेट्रिडिन, फॉर्मेटिडिन आते हैं। प्रोटीन पंप वाले में सारे प्रोजोल आते हैं। जो प्रोटीन पंप, प्रोटॉन पंप हमने पीछे पढ़ा ना, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने वाली जो कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, वो टिडिन है। प्रोटॉन पंप प्रोप्राजोल है। एंटीकोलिनर्जिक पायरेज़ेपिन यहाँ पे यूज़ हो सकता है। एंटीकोलिनर्जिक हम पहले पढ़ चुके हैं फार्माकोलॉजी में, तो उनमें से पायरेज़ेपिन इसमें यूज़ करते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता था ना, तो हम उससे मिलता जुलता कुछ देंगे उसको, जैसे कि मिसोप्रोस्टोल इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। तो इन चारों का काम क्या है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ना होने दें, क्या ना होने दें। दूसरे ड्रग्स क्या हैं जो कि न्यूट्रलाइज करेंगी गैस्ट्रिक एसिड को, जो कि न्यूट्रलाइज करेंगी गैस्ट्रिक एसिड को। एक होती है सिस्टमेटिक, जो पूरे सिस्टम पे इफेक्ट करेंगी हमारे, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम सिट्रेट अगर लगा देंगे उस पेशेंट को, तो उसका गैस्ट्रिक एसिड थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन पूरी बॉडी पे भी इफेक्ट आएगा। सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक जो है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसलाइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मालगल्टरेट। ये अक्सर ये जो इनो वगैरह के साशे और ये चीज़ें यूज़ होती है ना, ये क्या करती है? एसिड को कम करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये बेस होता है ना, जो कि बेस हम डालते हैं, जिसको हम एंटासिड कहते हैं, एंटासिड ले लें पानी में घोल के। तो ये है, एक सिस्टमिक लेवल पे होते हैं सोडियम वाले, और नॉन सिस्टमिक वाले मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाले होते हैं, ठीक है। ड्रग्स विल न्यूट्रलाइज एसिड्स को हम एंटासिड कहते हैं। एंटासिड विल न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड। दीज ड्रग्स टिपिकली कंटेन अ बेस, इनमें टिपिकली एक बेस होती है जो कि एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देगी, जैसे कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड कंबाइंड विद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम, ठीक है, किसी के साथ कंबाइन हो सकता है। द बेस कंबाइंड विद एक्सेस, अब ये बेस जब हम खाएंगे तो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोजन आइंस है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और इंक्रीज द पीएच को इंक्रीज कर देगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। एडवर्स साइड इफेक्ट्स क्या हैं? कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कॉन्टेनिंग जो एंटासिड होंगे उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, जबकि मैग्नीशियम वालों से क्या हो जाएगी? डायरिया।
एम से मैग्नीशियम, एम फॉर मोशन, मैग्नीशियम ऐसे मोशन हो जाएगा, और दूसरा एल्यूमिनियम ऐसे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स बताई गई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे एंटासिड्स हैं। तीसरे क्या है, जो कि फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करेंगे, मतलब फिजिकली उसको क्लोज कर देंगे अल्सर को। उसमें सुक्राल्फेट आता है। ये सुक्राल्फेट ऐसी चीज़ है जैसे चीनी घोल दो। अक्सर आपने सुना होगा कि जो है तो मुंह में अगर छाले हैं तो जो है तो कोई ऐसी चीज़ लगा दी जाती है मुंह में कि वो उसको बंद कर दे फॉर द टाइम पीरियड, उसके बाद इंसान खा सकता है, ठीक है। इसी तरह ये होता है सुक्राल्फेट। सुक्राल्फेट इज डाइसैकेराइड, सिंपली शुगर है। ये क्या करती है, साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन स्टमक म्यूकोजा, ये म्यूकोजा के ऊपर एक लेयर, पूरे स्टमक के म्यूकोजा के ऊपर लेयर बना देती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव जेल टाइप विद इन द स्टमक बन जाता है, और दैट अटैच टू द अल्सर, और अल्सर्स को भी बंद कर देता है, एंड शील्ड देम फ्रॉम कंटेंट ऑफ स्टमक, और उसको बंद कर देता है, अल्सर के ऊपर भी एक लेयर बना देता है, जिससे स्टमक एसिड उसके साथ कंबाइन नहीं हो सकता। अब क्या है, ड्रग्स विद डिक्रीज एसिड सिक्रीशन, ऐसी ड्रग्स जो कि एसिड सिक्रीट होने से बचाती हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मिसाइल, ओमेप्राजोल हम पढ़ चुके हैं, जो कि एसिड सिक्रीट होने से रोकते थे। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कौन से हैं, सिमेटिडीन, रानिटिडीन, फैमोटिडीन, निज़ाटिडीन, सारे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। अब देखिए, ये राइजेक गोली है, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, ठीक है। ये सारे जो है ना ओमेप्राजोल वाले बताए गए हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कैसे काम करते हैं, H2 कैसे रोकते हैं सिक्रीशन ऑफ एसिड को। H2 antagonists are rapidly and well absorbed after oral administration, कहते हैं कि जैसे हम खाते हैं ना तो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है। 50 to 90% बायोअवेलेबिलिटी है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, कितना पहुंचता है काम करने के लिए ये, और कितना ज़ाया हो जाता है। पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन आर रीच्ड 1 to 2, हमारे प्लाज्मा के अंदर 1 to 2 आवर्स में ये मैक्सिमम अमाउंट में होती है, ठीक है ना। एंड द ड्रग्स हैव T1/2 ऑफ 1 to 3 आवर्स। अच्छा, लाइफ टाइम बताई गई इसकी। अच्छा, नॉर्मली आफ्टर अ मील गैस्ट्रीन स्टिमुलेट्स हिस्टामिन, जब हम खाना खाते हैं गैस्ट्रीन हार्मोन निकलता है जो कि हिस्टामिन को रिलीज करवाता है फ्रॉम एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स। हिस्टामिन कहाँ से आते हैं, एंटीरोक्रोमोफिन सेल्स से, जो कि जाके हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर ब्लॉकर पे हिस्टामिन जाके अटैच होता है, और पेराइडल सेल्स क्या सिक्रेट कर देते हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट कर देते हैं। अब जो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हम दे रहे हैं, ये क्या कर देगा, जाके हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, और पैराइटल सेल के ऊपर जब रिसेप्टर नहीं होगा हिस्टामिन का तो वो गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। H2 ब्लॉकर्स फंक्शन एज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स एंड डायरेक्शंस आर फ्यू विद शॉर्ट टर्म यूज, शॉर्ट टर्म यूज के साथ ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं आते, लेकिन सिमेटिडीन इज अ वीक एंटी एंड्रोजन, सिमेटिडीन एंटी एंड्रोजन है, एंड कैन कोज गायनोकोमेस्टिया, मेल्स में जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए उसको गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। तो सिमेटिडीन जो है ना वो एंटी एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करके और गायनोकोमेस्टिया कॉज कर सकती है, एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉज कर सकती है मेल्स के अंदर, ठीक है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द फूड, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को भी कम करती है, गायनोकोमेस्टिया भी कॉज करती है ये H2 रिसेप्टर वाले। कॉन्ट्राइंडिकेशन, देयर करंटली नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के लिए कोई ऐसी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हाउएवर दे शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विद नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू, अगर किसी ऐसी चीज़ से उसको एलर्जी है, जैसे H2 रिसेप्टर की कोई पहले इस्तेमाल किया तो उसको एलर्जी हुई थी, हाइपर सेंसिटिविटी हुई थी, तो उसको नहीं देना। बाकी ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो कि ओमेप्राजोल वाले थे, वो इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं गैस्ट्रिक पैराइटल सेल प्रोटॉन पंप को। प्रोटॉन पंप था ना जहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलता था और क्या बनाता था, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता था स्टमक का, तो वो पंप को बंद कर देना। वो कौन सा पंप था, हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप। हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप कहाँ पे था, पैराइटल सेल में, जहाँ से गैस्ट्रिक एसिड निकलता है। उस पंप को बंद कर देंगे ये ड्रग्स इरिवर्सिबली। प्रो ड्रग्स एक्टिवेटेड इन एसिडिक इन्वायरमेंट, ये प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग क्या होती है, जब हम खाते हैं तो उस टाइम एक्टिवेट नहीं होती, जब एसिडिक इन्वायरमेंट में जाती है तब जाके एक्टिवेट हो जाती है। अ सिंगल डेली डोज इफेक्टिवली इनहिबिट 95% गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, डेली डोज हम देंगे 95% सिक्रीशन कम हो जाएगी, बिकॉज द पेप्टिक एसिड आर सो इफेक्टिव, दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रीन बनता था ना, जैसे गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिनोमास बन जाते थे ना, और वो गैस्ट्रिनोमास फर्दर एसिड बनाते थे, तो उस केस में ये बहुत इफेक्टिव है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में देते हैं, which is a gastric acid secreting tumor but there is no response to H2, और ये ट्यूमर जो होता है वो H2 एंटागोनिस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता पैरामिन को, ये देते हैं प्रोटॉन पंप। इंपॉर्टेंट अबाउट PPIs क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटाकोनाजोल को कम करती हैं, लॉन्ग टर्म यूज कैन कोज विटामिन B12 डिफिशियंसी, इससे विटामिन B12 डिफिशियंसी होती है, H2 से भी होती थी। इसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स दी जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मिसोप्रोस्टोल।
कि मिसोप्रोस्टोल जो कि हम दे रहे हैं ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। क्यों? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है। इट एनहेंसेस लोकल प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस और बाइकार्बोनेट, और ये दोनों काम करता है, गैस्ट्रिक एसिड को भी कम कर देता है और लोकली म्यूकस को ज़्यादा करता है, बाइकार्बोनेट को ज़्यादा करता है। हेल्प टू मेंटेन म्यूकोजल ब्लड, और म्यूकोजा का ब्लड सप्लाई भी मेंटेन रखता है। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। तो ये थेरेप्यूटिक यूज़ की क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एनसेड इंड्यूस म्यूकोजल इंजरी। अगर कोई बंदा एनसेड ले रहा है उसके लिए ज़रूरी है एनसेड लेना, तो साथ में ये दिया जाता है ताकि उसको एनसेड की वजह से उसके म्यूकस ख़राब ना हो जाए। और रियली यूज बिकॉज इट नीड्स फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको 4 टाइम डेली यूज़ करना होता है। मिसोप्रोस्टोल डोज 200 mcg 4 टाइम्स अ डे दी जाती है। एक्यूट एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं? डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकती है इसके साथ, एबॉर्शन हो सकते हैं, एक्सेसरेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ अगर किसी को है वो उससे ज़्यादा हो जाएगी, एंड शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद डिसऑर्डर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ एंड प्रेगनेंसी। एच पाइलोरी की वजह से अगर आपको पता चल गया कि हाँ एच पाइलोरी की वजह से है, तो फिर आपने एच पाइलोरी वालों के लिए एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स देने हैं, ठीक है ना। तो इसकी क्या है? SOS लिखा हो तो इफ़ नीडेड। TID का मतलब है 3 टाइम्स अ डे, BID का मतलब है 2 टाइम्स अ डे, QID का मतलब है 4 टाइम्स अ डे, और स्टैट का मतलब है अर्जेंट, उसी टाइम। ये है मोस्ट वाइडली यूज्ड है, ठीक है ना। और इसमें ना हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है। इसमें हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, इसमें से मिटा हुआ है वो चीज़, इसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं। इसमें हम एक PPI भी देते हैं साथ में, समझ आई, और एक एंटीबायोटिक साथ में लगाते हैं। कौन कौन से? एमोक्सिसिलिन, क्लैथ्रोमाइसिन। ये रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी है फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। फर्स्ट लाइन थेरेपी, सेकंड लाइन थेरेपी, थर्ड लाइन थेरेपी में क्या फ़र्क है? फर्स्ट लाइन थेरेपी में PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे, साथ में क्लैथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन देंगे, ठीक है। सेकंड लाइन थेरेपी में हम जो है PPI देंगे, लेकिन वो चेंज हो जाएंगे, एंटीबायोटिक चेंज हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड लाइन थेरेपी में हम लोग जो है तो एम्पेरिक थेरेपी भी देंगे, और इंडिविजुअल हर बंदे के हिसाब से देते हैं थर्ड लाइन थेरेपी में। साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटासिड्स की साइड इफेक्ट क्या है? एंटासिड जिसने जाके अंदर न्यूट्रलाइजेशन करनी थी ना, मैग्नीशियम कंपाउंड जो हमने पढ़ लिया, डायरिया कॉज करेंगे, एल्यूमिनियम वाले कॉन्स्टिपेशन कॉज करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कार्बोनेट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, जिससे ब्लॉटिंग हो सकती है। कैल्शियम कंपाउंड अगर हैं तो उससे कैल्शियम आउटपुट यूरिन में आना शुरू हो जाएगा और किडनी स्टोन्स बनेंगे। सोडियम है अगर, तो इट लेड टू सोडियम, अगर ऑलरेडी कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो आर्टीरियल हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, रीनल डिजीज हो जाएंगी। एब्रीविएशंस आएंगे कुछ।